स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हुमायूं के साथ साथ जब भी हम हुमायूं की लाइफ को पढ़ते हैं तो हमेशा उसका सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है वो शेरशाह सूरी हमको हमेशा पढ़ने को मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम हुमायूं के लेक्चर को डिस्कस करते हैं तो ज्यादातर प्रभाव शेरशाह सूरी का उसकी लाइफ में देखते हैं, क्योंकि हुमायूं को 15 साल उसकी घुमक्कड़ जिंदगी के लिए या निर्वासित जीवन के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है, जिसने हुमायूं की जिंदगी के 15 साल खराब किए, वो यही है, नाम है शेरशाह सूरी। तो करते हैं शुरू से कहानी ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से चौसा और बिलग्राम के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की इस व्यक्ति ने जिसका नाम है शेरशाह सूरी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेरशाह सूरी के बारे में एक बात जो बोली जाती है, जैसे मैंने आपको समझाया भी था हुमायूं के लेक्चर में, कि शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखी थी। क्योंकि पहला अफगान साम्राज्य था लोदी साम्राज्य, और लोदी साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था जो कि पठान था, अफगान था। दूसरे अफगान साम्राज्य की नींव किसने रखी है? शेरशाह सूरी ने, जिसको हम सूरी वंश भी कहते हैं। शेरशाह सूरी के समय में प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बेहतर थी कि जो आप शायद स्काई ब्लू कलर के लेटर में लिखे वर्ड यदि आप पढ़ेंगे तो खाली उसी से आपको शेरशाह सूरी की शख्सियत का अंदाजा लग जाएगा कि बंदे ने ज्यादा समय तक इंडिया पर रूल नहीं किया, सिर्फ 5 साल तक रूल किया। 1540 से बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर 1545 तक। तो बिलग्राम के युद्ध में भी जीत करके उसने अपनी जिंदगी का आगाज किया था। 68 साल की एज में बंदा सुल्तान या बादशाह बना, और अपने अंतिम अभियान में जो उसने कीरत सिंह के खिलाफ कलिंजर पर किया था 1545 में, जीत से ही अपनी जिंदगी का आगाज किया। कहने का सीधा सा मतलब है कि शुरुआत भी जीत से और मौत भी आई तो फिर जीत की खुशखबरी सुनकर ही उसने अपने प्राण त्यागे थे। तो वही शेरशाह सूरी जिसने हिंदुस्तान के पृष्ठभूमि पर मात्र 5 सालों की हुक्मरानी की, लेकिन कभी भी ना मिटने वाली या अमिट छाप उसने जो छोड़ी है हिंदुस्तानी कल्चर पर, उसका एक बेसिक नमूना आप सामने देख रहे हैं कि शेरशाह सूरी के समय की शख्सियत ये थी, या शेरशाह सूरी जब बादशाह थे उस समय हिंदुस्तान में इतनी बेहतर न्यायिक व्यवस्था थी कि एक कमजोर, एक बुढ़िया भी अपने सर पर गहनों से भरी हुई टोकरी लेकर मार्केट से निकल सकती थी, और किसी की भी औकात और बिसात नहीं थी कि उस बुढ़िया का जीवर का एक भी कतरा इधर से उधर हो जाए, या अगर होता तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना कठोर दंड मिलता। जिस वजह से तो ये जो अखलाक है वो इशारा कर रहे हैं शेरशाह सूरी की शख्सियत की तरफ कि वो कितना न्यायप्रिय, कितना हितैषी शासक था। तो इस तरह से जब हम शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो पहले उसका बेसिक इंफ्रा देख लेते हैं कि 1472 में इसका जन्म हुआ था हरियाणा के होशियारपुर के बाजबाड़ा में। ये वन लाइनर फैक्ट है जो आपको याद रखना है। साहब के बचपन का नाम फरीद था, और याद रखिएगा शेरशाह सूरी नाम का कैरेक्टर है, ये बात एक इतिहासकार अपनी किताब में लिखते हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी वही व्यक्ति हैं जिनका नाम है, आप पढ़े होंगे या आपने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में चित्तौड़ अभियान। तो आपने सुना होगा कि रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रेम प्रसंग है। इस बात की प्रबल व्याख्या करी थी पद्मावत ग्रंथ ने, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ को शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड के दौरान ही लिखा था, 1543 में। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का समकालीन कौन है, तो पद्मावत लेख का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। अगर हम बात करें कि शेरशाह सूरी के पिता कौन हैं, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के पिता हसन खां सूर जमाल हैं, जो बिहार में एक छोटी सी रियासत है जिसका नाम है सासाराम। ये वहां के जमींदार हैं। मतलब यदि ये इतना बड़ा बिहार है तो बिहार में एक छोटी सी रियासत है सासाराम, तो सासाराम की देखरेख की जवाबदारी जो है वो इनके पिता की है, हसन खां जमाल की। अब शेर शाह तो नाम अभी नहीं हुआ है, ना शेर खान नाम है, अभी तो बचपन का नाम फरीद चल रहा है। ध्यान से सुनिए आप सभी स्टूडेंट, शिक्षा व्यक्ति का भाग्य पलट सकती है।
एक व्यक्ति यदि शिक्षित होता है तो वो अपने पूरे कुल को तारने की दमखम रखता है। आपके परिवार में किसी भी एक का उच्च पोस्ट पर सिलेक्ट होना आपके पूरे कुल को याद रखने लायक बना देता है, तमाम आपके ना रहने के बाद भी आपकी अभावी पीढ़ियों में। मतलब शिक्षा का इंपॉर्टेंस आपके जीते जी तो है ही है, आपके मरने के बाद भी आपको पूरी कौम याद रखेगी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके सिर्फ और सिर्फ उस पुट के कारण नहीं, न उनकी जाति के कारण, न उनके किसी और व्यवस्था के कारण उनको याद रखा जाता है, सिर्फ उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता जो किताबों से अर्जित करी थी, मतलब सिर्फ ज्ञान की वजह से आज बाबा साहब को कोई नहीं डिगा सकता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का क्या रियल पावर होता है, ये बाबा साहब बखूबी समझते थे। उसी एजुकेशन का असल पावर जानता है फरीद। इसीलिए आप अच्छे से देख लीजिए, हरियाणा में उसका जन्म हुआ है। हरियाणा से बंदा सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने के लिए जौनपुर आता है, उत्तर प्रदेश आता है। इतिहासकार बताते हैं कि पैरों में फफोले पड़ जाते हैं। कई बार तो बीच में कुछ जीव जंतुओं से सामना होता है जो विषैले होते हैं। कई बार कुछ लोग इसको बोलते हैं कि पढ़ लिख कर तुम क्या हासिल करोगे। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो उसके लाइफ से उसको डिगाने के लिए हैं, लेकिन फिर भी फरीद हार नहीं मानता। वो सिर्फ इस बात पर यकीन रखता है कि एजुकेशन या शिक्षा जीवन को नहीं, व्यक्ति को भी बदल कर रख सकती है। मरे हुए शरीर में प्राण डाले जा सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति मर गया हो तो मंत्रोच्चार विधि जो पुराने समय में होती थी, इसको ज्ञान ही तो बोलेंगे मंत्रोच्चार, यदि व्यक्ति के अंदर डाल दिया जाए सही तरीके से गाइड करके तो मृत भी जीवित हो उठेगा। ये शैक्षिक ज्ञान का प्रमाण है कि किस तरह से शैक्षिक व्यवस्था जीते जी हमारे कितने काम की है वो तो ठीक है, लेकिन मरने के समय में भी कितने काम की आती है। अरे भाई, जब कोई मरता है तो फाइनल तरता किससे है? महाभारत, गीता, कुरान पाक, ये सब सुनाई जाती व्यक्ति को जो अलग अलग धर्मों के होते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट जानता है इसी वजह से। अच्छा, अब इसकी एक बेगम है जिनका नाम है मलिका लाड। याद रखिएगा, ये मलिका लाड जो है ये चुनार की मलिका है और ये एक विधवा है। और एक और है जिनका नाम है गौहर गोसाई। आपने अभी तक साम्राज्य विस्तार का जो तरीका देखा होगा, शासकों के द्वारा युद्ध लड़कर ही साम्राज्य को जीता जाता है और नए साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर साहब की शख्सियत कुछ अलग ही है। देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना दिमागदार होता है आप इसी बात से लगा सकते हैं अंदाजा कि भले उसके पास तलवार में धार नहीं, लेकिन दिमाग की धार से वो काम कर लेता है जो शायद तलवार की धार वाला ना कर पाए। मलिका लाड जो हैं वो एक अफगान की विधवा थी और जो अफगान था उसी के टेरिटरी में आता था चुनार दुर्ग या चुनार का किला। जब ये बात पता चली किसको? शेरशाह सूरी को, तो वह मलिका लाड के पास जाकर सिंपैथी जताते हैं। इसी दौरान कुछ लोग मलिका लाड को मारने के लिए आ जाते हैं कि अब तुम्हारा पति तो है नहीं तो तुमको मैं मार दूं और हम यहाँ के क्या बन जाएं? शासक बन जाएं। तो जब ये खबर चलती है शेरशाह सूरी को पता कि दरअसल में वो मारने आ रहे, तो वो इनका बचाव करते हैं और इनका बचाव करके शेरशाह सूरी बड़ी शालीनता से कहते हैं कि आप इसी जगह की मालिक रहेंगी हमेशा। आप अगर चाहें तो मैं यहाँ का सेना नायक नियुक्त हो सकता हूँ। एक लेडीज को इतना ही प्यार और इतना ही सम्मान तो चाहिए है, न तो दौलत चाहिए ना जायदाद, सिर्फ अखलाक चाहिए जो प्यार भरे। बस हुआ क्या, मलिका लाड को ये लगा कि जब ये मुझे इतनी ज्यादा इज्जत दे सकता है अभी, तो जब मैं इसकी बेगम बनूंगी तो फिर निश्चित रूप में हमेशा ही इज्जत में रहूंगी मैं। तो इसी वजह से मलिका लाड स्वेच्छा से शादी का प्रस्ताव रखती हैं और शेरशाह सूरी उसको स्वीकार कर लेते हैं और बैठे ठाले बिना लड़ाई लड़े, बल्कि वो तो दरअसल में शोक जाहिर करने गए थे, मलिका लाड के पति खत्म हो गए थे इसलिए। लेकिन जब वो लौटते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा चुनार का जो दुर्ग है वो उनके हिस्से में है। सेम इसी तरह की साम्राज्यवादी नीति उन्होंने गोहर गोसाई से युद्ध करके उनके राज्य को भी अपने अधीन कर लिया।
तो याद रखिएगा, ये दो जो पॉइंट हैं ये आपको याद रखने कि मलिका लाड से विवाह करके चुनार दुर्ग को अपने अधीन किया, और गोहर गोसाई से शादी करके, ये उनकी दूसरी बेगम थी जो 1530 में विधवा होती हैं, इनसे शादी करके इन्होंने इसको भी अपने अधीन किया है, या इसके कैप्चर उन्होंने किया है। अगर हम बात करें प्रमुख शत्रु की, तो शेरशाह सूरी का एक ही शत्रु है जिसका नाम है हुमायूं। इसका पुत्र है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के बारे में सबसे बड़ी बात ये बोली जाती है कि इस्लाम शाह जब भी अपने इंस्ट्रक्शन जनता जनार्दन तक पहुंचाता तो ये अपने शूज जो हैं उनको किसी गांव में या किसी चौपाल में ऊंची पृष्ठभूमि पर रखवाता, फिर इसके जूते रखे जाते और फिर व्यक्ति सुल्तान की अनुपस्थिति में जो जूते हैं उनको रखकर और फिर पैगाम जनता को पढ़कर सुनाता था। तो इस तरह की शख्सियत थी इस्लाम शाह की। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की उपाधियों की। तो शेर खां जो है नाम कैसे पड़ गया, जबकि बचपन का नाम तो इसका फरीद था। अब ध्यान से सुनिए, दरअसल में मैं आपको आगे बताऊंगा मोहम्मद बहार खां लोहानी कौन सा व्यक्ति है या क्या इसका फरीद से रिलेशन है, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना जानिए, मोहम्मद बहार खां लोहानी जो दक्षिणी बिहार के सूबेदार हैं, उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई का जिम्मा आपको सौंपा, फरीद को सौंपा, क्योंकि फरीद पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जौनपुर से उच्च शिक्षा लेकर आया था, अरबी भी आती थी, फारसी भी आती थी, अफगानी भी आती थी। तो अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दरअसल में फरीद को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि एक बार फरीद और मोहम्मद बहार खां लोहानी का बेटा जा रहे थे, सडनली शेर आ जाता है, बहार खां लोहानी के बेटे पर हमला करता है। उतने ही समय में फरीद की एंट्री होती है और तलवार के एक वार से वो शेर को मार गिराते हैं, और इस तरह से किसकी जान बच जाती है, बेटे की जान बच जाती है। बेटा जब बाप के पास पहुंचता है तो ये वीरता का बखान अपने बाप के सामने करेगा, तो बाप जो है मोहम्मद बहार खां लोहानी वो बड़ा खुश हो जाएंगे और फिर फरीद का शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही साथ में उसको इज्जत से भी नवाजेंगे कि अब तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तलवार के एक वार से शेर को मार गिराया है, इसलिए अब से तुम्हारा नाम फरीद नहीं, अब से तुम्हारा नाम है शेर खां। पहला टाइटल किसने दिया, समझ जाइए। 1529 में शेर खां एक टाइटल लेते हैं जिसका नाम है हजरत आला, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। 1539 में चौसा का युद्ध या चौसा जो बक्सर के निकट है, याद रखिएगा, इस युद्ध को जीतकर शेरशाह एक टाइटल लेते हैं। अब उनका नाम खां नहीं है, चौसा के युद्ध के बाद अब उनका नाम खां से मतलब ये नहीं है, अब उनका नया नाम हो जाता है शेर शाह। और जब भी मैंने आपको बताया था शाह वर्ड जुड़ेगा तो मतलब सुल्तान आदिल होगा, और सुल्तान आदिल का मतलब ही होता है शहनशाह। तो सुल्तान ए आदिल मतलब अब हिंदुस्तान का जो शहनशाह है वो कौन है, शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी ने ही भारत में कौन से राजवंश की स्थापना की थी, सूर राजवंश की स्थापना की थी। और मैं कई बार बता चुका, एक बार फिर से सुनिए, जो सूर वंश है ये, अच्छा अब आप ध्यान से समझिएगा, अफगान वंश जो है ये दो पोर्शन में डिवाइड है, प्रथम अफगान साम्राज्य और दूसरा है द्वितीय अफगान साम्राज्य। तो प्रथम अफगान साम्राज्य जो है इसको हम कहते हैं लोदी वंश, और द्वितीय अफगान साम्राज्य जो है इसी को कहते हैं सूरी वंश। तो शेरशाह सूरी ने सूरी वंश मतलब द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखी थी। अब ध्यान से सुनिए, ये कहानी जो है जो सामने आप देख रहे हैं शख्सियत बयां करती है, व्यक्ति के बारे में बताती है कि व्यक्ति किस तरह का है। अपन ने पढ़ा था कि जौनपुर पहुंचा कौन, फरीद, वहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और शिक्षा भी उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करी, और उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के बाद बंदा कहाँ आएगा, अपने घर आएगा। घर आएगा तो फरीद कुछ समय अपने बाबा का हाथ बटाएगा। मतलब मैंने बताया था कि इसके पापा जो थे हसन खां जमान, वो सासाराम की जागीर देखते थे
अब वो बूढ़े हो चले थे, इसलिए अब ये जवाबदारी कौन ले लेगा? फरीद ले लेगा। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो जमाल खां थे उनकी पहली बेगम से फरीद था, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। दूसरी जो बेगम आई थी, है ना, जमाल खां की, मतलब जो सौतेली माँ थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी फरीद को, और वो ये चाहती थी कि फरीद दरअसल में यहाँ से चला जाए। इसकी बड़ी वजह ये थी कि उसके गर्भ में दरअसल में बच्चा था, और वो ये चाहती थी कि मेरा बेटा ही अब सासाराम को लीड करे। मतलब, और ये तभी पॉसिबल है जब फरीद यहाँ ना रहेगा। तो इस तरह से आए दिन जो उसकी सौतेली माँ है फरीद की, वो ताने मारती, उठपटांग कुछ बोलती। काफी समय तो उसने सहा, लेकिन फिर जब पानी सर से ऊपर चला गया तो फिर जो शेर शाह है, अभी उसका नाम शेर शाह नहीं है, याद रखिएगा, फरीद है, वो बिहार में, दक्षिणी बिहार जो है, याद रखिएगा, साउथ बिहार जो है वहां चला जाएगा, और दक्षिणी बिहार में बहार खां लोहानी है, यहां पर जाएगा और यहां पर जाकर इनके यहाँ काम मांगेगा। तो जैसे ही मोहम्मद बहार खां लोहानी के सामने जाकर फरीद खड़ा होगा और बताएगा कि मैं हसन खां जमाल का पुत्र हूँ, जौनपुर से मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, और तत्काल जो बहार खां लोहानी है वो समझ जाएंगे कि इल्म सबसे बड़ी ताकत है। इल्म का मतलब है ज्ञान, सबसे बड़ी ताकत है। पाक किताब में भी इस बात का सबसे ज्यादा जिक्र है। तो जो मोहम्मद साहब अपनी पूरी जिंदगी भर ये स्टेटमेंट बोलते बोलते थक गए, और वो फिर अल्लाह के पास भी चले गए, उनके मुरीद हो गए, वो बोलते बोलते थक गए कि इल्म की ताकत हासिल करो, इल्म की ताकत हासिल करो। लेकिन इल्म अगर देखा जाए तो सबसे कमजोर अगर है कोई कौम नॉलेज के मामले में, तो वह इस्लामिक कौम ही है। जबकि सबसे ज्यादा इल्म की ताकत है, उस पर जोर दिया खुद मोहम्मद साहब ने। उसके इंपॉर्टेंस को किसने समझा? फरीद ने। जैसे ही फरीद ने बताया कि मैं पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हूँ, तो तत्काल का तत्काल मोहम्मद बहार खां लोहानी उसको अपनी सेना में रख लेंगे, अपने बेटे से पढ़ाई लिखवाई का जिम्मा उसको सौंप दे देंगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो शेर खां टाइटल इसको मिल जाएगा, शेर को मारने के कारण, है ना, ये सारी चीजें हैं। कुछ समय बाद इसकी बहार खां लोहानी से भी नहीं बनती है, किसी चीज को लेकर बहार खां लोहानी और शेर खां में विवाद हो जाएगा। तो फिर जो शेर खां है वो बाबर की सेना में चला आएगा, और बाबर की सेना में जब चला आएगा तो उस समय बाबर चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय से लड़ रहा था। तो चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय से जब बाबर लड़ रहा था, तो जो शेर खां है वो बाबर की सेना में शामिल होगा और मुगलों की तरफ से लड़ेगा। इसी युद्ध से, याद रखिएगा, चंदेरी के युद्ध से ही मुगल सैन्य प्रशासन, मुगल सैन्य संगठन, मुगल सैन्य नीति का पूरी तरीके से मुआयजा करके या पूरी तरीके से जानकारी लेकर शेर खां ने एक ग्राफ बनाया कि मुगलों को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। मतलब पूरी रणनीति, पूरा संगठन जब जान लिया, तब दरअसल में वो तैयार हो गया इस बात के लिए कि कभी भविष्य में अगर मुझे मौका मिले तो मैं किसको समाप्त कर सकता हूं, किसको खत्म कर सकता हूं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसे समाप्त किया जा सकता है, निश्चित रूप में मुगल सल्तनत को। और चौसा और बिलग्राम के युद्ध में उसने ऐसा करके भी दिखाया था। तो उतना नॉलेज उसको चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर लड़ने से नॉलेज आया था। 1529 में घाघरा के युद्ध में वह महमूद लोदी के साथ हो लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, 1528 में वो बाबर की ओर से लड़ रहा है, लेकिन बाबर से भी उसका डिस्प्यूट होता है। तो फिर वो घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी से, मतलब इस बार वो अफगानों की ओर से लड़ता है मुगलों के खिलाफ, एक साल बाद। और एक साल पहले 1528 में जो शेरशाह है वो मुगलों की तरफ से लड़ेगा, और 1529 में वो मुगलों के खिलाफ लड़ेगा, है ना। अब 1529 में ये देखिए, बाबर से भी अनबन हो जाने पर वह पुनः दक्षिणी बिहार लौट आया। यहाँ बाबर से अनबन हो जाने का मतलब है, ये बाबर से अनबन नहीं है, ये दरअसल में है आपका मोहम्मद खां, महमूद लोदी से।
उसकी बातचीत हो जाएगी तो वो फाइनल में कहाँ लौट आएगा, दक्षिणी बिहार। और दक्षिणी बिहार जब आ जाएगा तो याद रखिएगा जो मोहम्मद बहार खान लोहानी के बाद अगला शासक बनता है उसकी एक विधवा है जिनका नाम है दुदू बेगम। तो दुदू बेगम को ये पता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसमें सल्तनत के प्रशासन के अच्छे गुण हैं, तो दुदू बेगम उससे शादी कर लेंगी और उसको हजरत आला का टाइटल देकर अपने बेटे को उसी के अधीन कर देंगी। तो इस तरह से दक्षिणी बिहार का वास्तविक स्वामी कौन बन जाएगा, पूरी तरह से अपने अधीन कौन कर लेगा दक्षिणी बिहार को, 1530 में, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी। तो ये कहानी है शेरशाह सूरी की कि वो कैसे नेक्स्ट स्टेप लगातार आगे बढ़ा। अब चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से या मुगलों की ओर से लड़ने पर ये एकदम क्लियर हो गया था शेरशाह सूरी को कि मुझे अगर कभी भविष्य में मौका मिले तो मैं क्या कर दूंगा, मुगल सल्तनत को पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दूंगा, और ऐसा उसने किया भी। तो चौसा का युद्ध जो 25 जून 1539 को हुआ था और बेलग्राम के युद्ध जो 17 मई 1540 को हुआ था, लेकिन इन युद्धों में सबसे खासियत बात जो थी वो आपको मैंने पहले ही बताई थी कि चौसा का युद्ध जो है वो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ है। और इस युद्ध को जीतने के बाद अब शेर खां नहीं रह जाएगा बल्कि बन जाएगा शेर शाह। तो शेर शाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ है, तो ये आप खुद ही देख लीजिए, इन पे आप थोड़ा याद रखिएगा चीजों को। तो बेलग्राम और कन्नौज का युद्ध, तो अब इन युद्धों के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि इन युद्धों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हुमायूं में, ठीक है। तो फाइनल में अब सीधे चलते हैं आगे। 1543 में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर अटैक किया। उस समय मेवाड़ के शासक हैं मालदेव, और मालदेव जो हैं वो राजपूत हैं। तो अफगानों को लगा कि बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, मेवाड़ सल्तनत को अपने अधीन कर सकते हैं, राजपूती सल्तनत को अपने अधीन कर सकते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी ने जितने अभियान किए हैं उन अभियानों में सबसे कठिन अभियान यही था। एक बार तो ऐसा हुआ कि इस युद्ध में लड़ते 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 लगभग 90% युद्ध हार चुका था शेरशाह सूरी, 90% युद्ध हार चुका था। इतिहास में इसी लड़ाई को सैमल की लड़ाई भी कहा जाता है। मतलब मालदेव के राजपूतों ने इतना बेहतर तरीके से युद्ध किया कि 90% युद्ध हार ही चुका है शेरशाह सूरी, बस वो घुटने टेकने ही वाला है। और जब वो घुटने टेक रहा है तब उसके मुंह से निकलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरे भारत का साम्राज्य खो दिया। यहाँ मुट्ठी भर बाजरे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ रियासत। तो सिर्फ मेवाड़ रियासत को पाने के चक्कर में मैंने पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी है। ये पहली ऐसी भूल है, या इतिहास की कुछ भूलें हैं, या इतिहास अगर कभी अपने को चेंज करती तो याद रखिएगा राजपूत हमेशा ये पॉइंट सोचते होंगे कि यदि 1543 में वो शेरशाह सूरी को यदि हरा देते तो फिर दिल्ली के तख्त पर किसका कब्जा हो जाता, राजपूतों का कब्जा हो जाता। लेकिन इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो बेटा है इस्लाम शाह वो पूरी सेना जो थी रिजर्व आर्मी वो लेकर आ चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये नॉलेज जो है सेना को रिजर्व करने का, ये शेरशाह सूरी ने किससे सीखा था, बाबर से सीखा था। क्योंकि हमने पढ़ा था बाबर हमेशा रिजर्व आर्मी रखता था, जो विपरीत परिस्थितियों में भले चंगे हट्टे कट्टे सैनिक है वो तत्काल आए और कुछ ही सेकंड में गेम पलट दे। तो बस शेरशाह सूरी इस युद्ध में सरेंडर ही करने वाला था कि तत्काल इस्लाम शाह जो है वो अपनी पूरी सेना लेकर आ जाता है और देखते देखते हारा हुआ साम्राज्य जीते हुए साम्राज्य में बदल जाता है। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ कि इस युद्ध का जो मेजर परिणाम निकला, या इस युद्ध का जो सबसे बड़ा जो परिणाम निकला वो यही निकला कि जीत तो गए अफगान, लेकिन कैसे जीते ये स्टेटमेंट आज भी याद किया जाता है। मतलब राजपूती सैनिकों ने नाकों चने चबा दिए, किसको, अफगानी सैनिकों को। अब जब हम बात करते हैं आगे, तो कलिंजर का जो अभियान है ये आपको याद रखना है कि अंतिम अभियान जो है वो शेरशाह सूरी वो कहाँ करता है, कलिंजर के किले को जीतने के लिए करता है।
और कलिंजर का जो किला था वो चंदेल शासक कीरत सिंह के अधीन था। बहुत दिनों तक पड़ाव डाले रहा जाता है, लेकिन इस किले पर अधिकार नहीं कर पाते हैं कौन? शेरशाह सूरी। फाइनल में एक व्यक्ति उनके सामने आता है कि साहब जो आप सामने ये दीवार देख रहे हैं, यदि यहाँ आप गोला दागेंगे, है ना, तो निश्चित रूप में दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और फिर अफगानी सेना जो है वो कलिंजर के किले में आसानी से प्रवेश कर सकती है। ये 4 महीने 6 महीने पड़ाव डालने के बाद जैसे ये इंफॉर्मेशन आई तो थोड़ा सा तत्परता जो है, या जो भी बोलना चाहिए कि बहुत एग्रेसिव हो गए या बहुत खुश हो गए शेरशाह सूरी, और उन्होंने खुद जो है वो क्या किया कि जो गोला था या उक्का नामक आग्नेयास्त्र था उससे गोला दागा। गोला गया, लेकिन दरअसल में हुआ ये कि जो दीवार सबसे कच्ची बताई गई थी वह दीवार निकली सबसे पक्की। और जैसे ही गोला गया, टकराया और निश्चित रूप में फिर वापस आया, और जैसे ही गोला टकराकर वापस आया तो पास में इत्तफाकन ऐसा बताया जाता है, ये दुर्भाग्य था कि बारूद का ढेर था, और जैसे ही उस बारूद के ढेर में ये बारूद का गोला गिरता है, तहस नहस हो जाती है पूरी की पूरी आसपास की चीजें। और वहीं खड़े थे उसी बारूद के ढेर के पास में कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी हो जाते हैं बहुत ज्यादा जख्मी। लेकिन यहाँ सोचने लायक बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि शेरशाह सूरी जख्मी हो गए, पूरी बॉडी की जो ऊपरी स्किन है वो जल गई, लेकिन वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि क्या कलिंजर जीता, क्या कलिंजर जीता। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि वहां से उनको सुरक्षित ले जाया गया, लेकिन उनके पास जब उनका बेटा मिलने आया तो उसके बेटे को उन्होंने कहा कि तुम मुझे इस किले की जीत की खुशी दो, इसके अलावा मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। तो सारे सैनिक और सारे लोग, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, क्योंकि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, है ना, ये बारूदी जो गोला था इसने लगभग लगभग मेरी जान ले ली है। बस मेरी जान इसलिए अटकी है ताकि कोई मुझे बस एक खबर सुना दे कि हाँ ये किला जीत लिया गया है, कीरत सिंह ने सरेंडर कर दिया, तो फिर मैं अपनी जो रूह है उसको छोड़ूं या अपने प्राण त्यागूं। लगभग लगभग 5-6 दिन और सारे अफगान सैनिक जोश में अपने मालिक के लिए लड़ते हैं और किले की दीवार को तोड़कर उसके अंदर दाखिल होकर कीरत सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जैसे ही इस्लाम शाह इस बात की इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि पिताजी हम कलिंजर का किला जीत गए, एक बढ़िया मुस्कान देता है शेरशाह सूरी, और फिर अपने मालिक को याद करता है कि तूने जितनी भी जिंदगी दी उस जिंदगी के लिए तेरा शुक्रिया मालिक। और फिर जो पाक किताबों में लाइनें हैं उनको गुनगुनाते हुए वो अपना दम तोड़ देता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि उसके द्वारा किया हुआ उसका अंतिम अभियान जो कि विजयी अभियान में परिवर्तित हो गया, और इस तरह से शेरशाह सूरी जो है वो समाप्त हो जाते हैं या मौत के आगोश में चले जाते हैं। इनके मरने के बाद इनका जो पैतृक गृह नगर है, याद करिए बिहार में सासाराम जगह थी जहां जमींदार थे ये, तो वहीं बिहार में सासाराम में एक झील के बीचों बीच ऊंचे टीले पर इनका जो मकबरा है वो बनाया जाता है। और इनका मकबरा बनाने के लिए एक हिंदू और मुस्लिम शैली जो है इसका भी प्रयोग किया गया है, जिसको हम इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? बिहार में। अब बात करते हैं कि शेरशाह सूरी ने कौन कौन से प्रमुख चीजें जो हैं वो बनाई हैं। तो चलिए जरा इनको भी देख लीजिए कि शेरशाह सूरी वो व्यक्ति है जिसने पुराना किला बनवाया था, और ये पुराना किला जो है ये दिल्ली के निकट यमुना के तट के समीप ही एक नगर बसाया था जिसका नाम है पुराना किला। और इसी पुराना किले के अंदर किला कोहना मस्जिद का निर्माण भी कराया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद करिए। चुनारगढ़ का घेरा डाला था हुमायूं ने, पहला भी डाला था लेकिन जब दूसरा डाला था इसलिए ताकि उसको चुनारगढ़ का रुपया पैसा मिल जाए। तो चुनारगढ़ के रुपए पैसे मिलने के लालच में हुमायूं ने जब चुनारगढ़ का दूसरा घेरा डाला था तो राजा टोडरमल साहब जो हैं उन्हीं ने बनवाया था शेरशाह सूरी के अधीन रहकर रोहतासगढ़ का किला।
तो जो रोहतासगढ़ का किला था उसको सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि जितने समय तक चुनारगढ़ के दूसरा घेरा डालकर हुमायूं बैठा रहेगा, उतने समय में चुनारगढ़ से रोहतासगढ़ जो है वो खजाना ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही रोहतासगढ़ का किला जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर है, ये नो डाउट बनाया किसने था? ये बनाया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन आदेश दिया था किसको? आदेश दिया था शेरशाह सूरी ने, व्यक्ति का नाम है राजा टोडरमल। मतलब राजा टोडरमल के कारण ही ये जो किला है वो बन पाया था, रोहतासगढ़ का किला। अब बात करते हैं शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था की। या शेर शाह ने आवाम के लिए, जनता जनार्दन के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, या इस तरह से अपने साम्राज्य को, या इस तरह से अपनी सल्तनत को सुव्यवस्थित किया है कि जिस सुव्यवस्था के कारण इसको अकबर का पूर्वगामी भी कहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अकबर ने जो भी प्रशासनिक सुधार किए हैं वो शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का ही दरअसल में इम्प्लीमेंटेशन है। या शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों को नए सिरे से लागू किया है दरअसल में अकबर ने। तो अकबर जो एक महान शासक बन पाया, इसके पीछे कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का रोड मैप था, जिस कच्चे रोड मैप से होकर ही अकबर ने नई मिसालें कायम की। तो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जो शेरशाह सूरी के समय पे देखने को मिलती हैं। और मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में यदि हम शेरशाह सूरी का जब भी जिक्र करते हैं तो ये उच्च कोटि का प्रशासनिक व्यवस्था का जानकार था। क्यों? क्योंकि साम्राज्य में इसने कई ऐसी नीतियां संचालित करी हैं, इसने प्रशासन में कुछ ऐसे उपाय करके दिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों से कितना ज्यादा फायदा हुआ है आवाम को, लोगों को, इसके बारे में एक एक करके चलिए पढ़ना शुरू करते हैं।